हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबको स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है करंट अपडेट्स की वीडियो। डेट क्या है आज? आज डेट है 25 मार्च 2023, 25 ऑफ मार्च 2023। तो 25 ऑफ मार्च 2023 के करंट अपडेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज है आपकी, इंडिया लॉन्च एंटी सबमरीन वॉरफेयर एसडब्ल्यू क्राफ्ट आईएनएस अनिरुद्ध। तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? इंडिया ने एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट लॉन्च किया है। ठीक है, वॉरफेयर क्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? आईएनएस अनिरुद्ध। ठीक है, तो आईएनएस क्या होता है? आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो ये जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, जो भी नेवी से रिलेटेड कोई भी हथियार होता है ना, चाहे कोई शिप हो चाहे कोई सबमरीन हो, उस सब के आगे आईएनएस लगा हुआ होगा। और आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ओके, कि ये इंडियन नेवी जो है उससे बिलोंग करता है। ये जो भी प्रॉपर्टी होगी, है ना, प्रॉपर्टी मतलब जो भी चीज है, जैसे ये एंटी सबमरीन क्राफ्ट है। कोई मान लो सबमरीन होती है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी जो होती है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी जो होती है, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर होता, या कोई मान लीजिए एयरक्राफ्ट होता, कोई भी चीज जो इंडियन नेवी से बिलोंग करती है उसके आगे आईएनएस लगा हुआ होगा, इंडियन नेवल शिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दीजिए, इंडिया ने लॉन्च किया क्या? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन मतलब, सबमरीन मतलब होता है पनडुब्बी, मैंने अभी बताया। देखिए, किसी भी चीज के आगे अगर एंटी लग जाए, किसी भी चीज के आगे अगर एंटी लग गया ना, इसका मतलब ये उसके अपोजिट में काम करेगी, उसके खिलाफ काम करेगी। ठीक है, तो सबमरीन के खिलाफ काम करने वाला ये क्या है? एक वॉरफेयर क्राफ्ट है। समझ गया? वॉरफेयर मतलब लड़ाई के समय जो काम आता है, ऐसा एक क्राफ्ट है जो सबमरीन के विपरीत, मतलब सबमरीन के अपोजिट काम करेगा। समझ गया आप? तो क्या काम करेगा सबमरीन के अपोजिट? ये सबमरीन को मार गिराने के लिए यूज होगा। ये जो क्राफ्ट है आपका, ये सबमरीन जो पनडुब्बी होती है इसको मार गिराने के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे एक शब्द लिख रहा है एसडब्ल्यू। एसडब्ल्यू मतलब क्या है? एसडब्ल्यू मतलब सोलो वाटर। ठीक है, सोलो वाटर होता है एसडब्ल्यू मतलब सोलो वाटर। और सोलो वाटर का मतलब कौन सा होता है? शैलो वाटर। शैलो वाटर, सोलो वाटर नहीं, शैलो वाटर। शैलो वाटर मतलब, वाटर मतलब तो पानी होता है। शैलो वाटर कौन सा होता है? देखिए, जो कोई समुद्र होगा ना आपका, तो जो किनारे पे जैसे जैसे हम किनारे की तरफ चलते हैं तो पानी जो है उसका जो गहराई है कम होती चली जाती है, समुद्र की गहराई कम होती चली जाती है। तो वो वाला एरिया जहां पे गहराई कम होती है, उस वाले एरिया को क्या कहते हैं? उस वाले एरिया को शैलो वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो काम करेगा, ये कहां पे काम करेगा? ये काम करेगा शैलो वाटर में, जहां पानी जो है मतलब गहराई जो है वो कम हो। वहां पे कोई अगर सबमरीन आ रही है तो उसके एंटी में ये काम करेगा। आपका ये जो एयरक्राफ्ट, ये जो आपका क्राफ्ट है, क्या नाम है इसका? आईएनएस अनिरुद्ध। ओके, चलिए अब इसकी कुछ खासियत जान लेते हैं। ये जो आपका ये जो आपका क्राफ्ट है, कौन सा? आईएनएस अनिरुद्ध। इसकी कुछ क्या जान लेते हैं, इसकी कुछ फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करा है। पहले जानते हैं बनाया किसने। ठीक है, ये बनाया किसने? जीआरएससी कंपनी ने। जीआरएसई इस ये कंपनी का नाम है जिसने इसको बनाया है। ओके, कहां पे? कोलकाता में। कोलकाता में इसको बनाया गया है। तो इस कंपनी का जो ये जो कंपनी है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इस कंपनी का पूरा नाम क्या है? जीआरएससी। जीआरएससी स्टैंड फॉर गार्डन रीच सब शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। क्या? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। ठीक है, एक इसका नाम है, ये इस कंपनी का नाम है जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसने ये जो आपका क्राफ्ट है इसको बनाया है। और इसकी कुछ खासियत जान लेते हैं। पहली खासियत क्या है कि ये पहले तो डीजल इंजन पे चलेगा। ठीक है, डीजल इंजन पे चलने वाला है। इसमें 3 डीजल इंजन होंगे जो इसको प्रोपेल करने के लिए, प्रोपेल मतलब इसको चलाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, कौन से? डीजल इंजन। 3 डीजल इंजन इसमें लगे हुए हैं। समझ गए आप? उसके बाद इसकी हाईएस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा स्पीड जिसके ऊपर ये चल पाएगा होगी 25 नॉट। ठीक है, जो नॉट होती है, ये जो स्पीड पानी में जो होती है, पानी की जो चीजें होती है उनकी स्पीड नापने के लिए नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 25 नॉट की जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, KNOTS नोट्स या फिर KNOT। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड होने वाली है। समझ गए? अब इसके बारे में अगर बात करें, क्या क्या चीज इसके पास है, मतलब क्या क्या चीज इसके पास है। जैसे इसके पास सोनार है। सोनार क्या होता है? देखिए, सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा उपकरण होता है जो समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जैसे मान लो ये एक जहाज है। ठीक है, ये एक जहाज है, यहाँ पे सोनार लगा हुआ है।
तो ये क्या करेगा, ये नीचे पानी है सारा, ये सारा पानी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ किरणें जो है ऐसे नीचे को मारेगा, ठीक है। और फिर ये नीचे टकरा के वापस आएंगी किरणें इसके पास दोबारा। तो इसका क्या है, पहले से इसका पूरा प्रोग्राम होता है कि कितनी दूरी पे अगर मैं वो मारूं, ये जो किरण मार रहा है, तो कितनी देर में वापस आ जानी चाहिए। जैसे मान लो मानना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता जो मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मान लो, जैसे मान लो कि ये जो गहराई है ये आपकी 100 मीटर है ना। तो इसके अंदर प्रोग्राम है कि अगर किसी चीज की जो समुद्र है उसकी गहराई 100 मीटर है तो वो 2 मिनट में वापस लौट के आ जाएगी, ठीक है। तो इसने जैसे कोई किरण मारी है ना, और वो नीचे से टकरा के क्या हुआ, 2 मिनट में इसके पास वापस आ गई यहाँ पे। तो इसको क्या पता चल गया कि 100 मीटर गहरा है यहाँ पे। अगर मान लो वो 4 मिनट में वापस आई लौट के, तो क्या पता चल गया उसको कि यहाँ पे जो है 200 मीटर गहरा है। मान लो अगर 1 मिनट में ही आ गई तो 50 मीटर गहरा है। तो ये क्या है, इस तरीके से जो सोनार है काम करता है। और ये किस लिए यूज होता है, ये गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये इसका और इस्तेमाल क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, गहराई नापने का इस्तेमाल। पर देखिए शैलो वाटर में इसका कैसे इस्तेमाल होगा, मतलब ये जो आपका INS अनुरोध है, ये कैसे इसका इस्तेमाल करेगा। देखिए मान लो ये पानी के ऊपर बह रहा है, ठीक है, और इसको पहले से पता है, जो इसमें काम कर रहे हैं, जो भी इसमें काम कर रहे हैं ऑफिसर्स, उनको पहले से पता है कि ये जो जगह है इसकी गहराई इतनी है, ठीक है। लेकिन मान लो इन्होंने सोनार से अपनी किरणें भेजी, तो गहराई तो इसकी 100 मीटर है, लेकिन जो किरण है वो 50 मीटर से वापस चलती चली जा रही है। वापस ये भेजी इन्होंने, वापस जा रही है 50 मीटर से। तो इनको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे कोई चीज है जिससे टकरा के सोनार की जो ये जो आपकी किरण है वापस आ रही है। तो क्या पता चलेगा इनको, यहाँ पे कोई चीज है। और ये बार बार मारेंगे तो उसकी लंबाई से ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखो मान लो कोई सबमरीन हुई, तो इतनी लंबी सबमरीन है, तो ये इस पर बार बार मारेंगे, बार बार मारेंगे, बार बार मारेंगे, तो क्या होगा, इससे लंबाई का भी अंदाजा लग जाएगा, है ना, कितनी लंबी चीज है। लंबाई से क्या अंदाजा लग जाएगा कि सबमरीन है और कोई चीज है, ठीक है। अगर छोटी मोटी चीज होगी तो एक बार टकरा के वापस चली जाएगी, फिर दोबारा नहीं टकराएगी। अगर कम एरिया घेर रखा होगा और सबमरीन होगी तो कई बार टकरा के वापस चली जाएगी। तो इससे क्या इनको पता चलेगा कि नीचे कोई सबमरीन वगैरह तो नहीं है, कोई पनडुब्बी वगैरह तो नहीं है। और पनडुब्बी है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, मार गिरा सकते हैं, समझिए आप, ये उसको मार गिरा सकते हैं, क्योंकि काम इनका यही है। तो ये हो गई आपका जो सोनार इसमें लगी हुई है। फिर इसमें गन भी माउंटेड है ना, जो बंदूक होती है, तो रिमोट कंट्रोल गन्स भी माउंटेड है। क्योंकि कई बार क्या होगा, यहाँ तो मान लो इन्होंने क्या बोलते हैं किस चीज का इस्तेमाल किया, यहाँ पे तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया आपका जो आपके टॉर्पिडोज होते हैं, टॉर्पिडोज भी हैं इसमें, ठीक है। टॉर्पिडोज क्या होते हैं, टॉर्पिडोज होते हैं जो आपके सबमरीन होते हैं, जो पनडुब्बी होते हैं, इनको मार गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये मिसाइल की तरह होते हैं, पर ये पानी में चलते हैं, ठीक है, ये पानी में चलते हैं, इस वजह से इनको टॉर्पिडो कहते हैं। ये सबमरीन के अंदर भी होती हैं, जब एक दूसरे से सबमरीन लड़ती हैं, है ना, जब एक दूसरे से सबमरीन लड़ती है पानी के अंदर, तो वो भी टॉर्पिडोज का इस्तेमाल करती हैं। कोई जहाज है उसको सबमरीन को गिराना है, वो भी टॉर्पिडो का इस्तेमाल करेगा। कुल मिला के ये मिसाइल की तरह होती हैं, जैसे मिसाइल होती है, मिसाइल हवा में चलती है, लेकिन ये कहाँ चलती है, ये पानी के अंदर चलते हैं, टॉर्पिडो, समझ गए। तो जो मिसाइल पानी के अंदर चलती है उनको टॉर्पिडोज कहते हैं। इसके अंदर माइंस भी हैं। माइंस क्या है, माइंस क्या होती है, माइंस देखिए, जैसे आपने बहुत सारी अगर कोई मूवी देखी होगी, कोई फिल्म देखी होगी, कौन सी वाली, आर्मी वाली, तो वहां पे माइंस दिखाई जाती है, लैंड माइंस जिनको बोलते हैं, कि अगर उसके ऊपर अगर किसी का पैर रख गया तो पैर हटते हुए फट जाएगी, ठीक है, ये होती है लैंड माइंस। तो उसी तरह वाटर माइंस भी होती है, ठीक है, जो पानी में होती है। तो इनको क्या करते हैं, पानी में लगा देते हैं। ये लगती ऐसी नहीं है, जैसे मान लो ये गहराई अपनी यहाँ पे है ना, ये सबमरीन है, तो ये इसने अगर वो छोड़ दिया यहाँ पे माइन छोड़ दी, तो क्या होगा, ये यहाँ पे फंस के और इतनी ऊंची लग जाएंगी, मतलब ये लंबाई के हिसाब से लगती है, ठीक है। और जब ये आके इससे टकराएगी, ये जो सबमरीन है, तो ब्लास्ट हो जाएगा, समझ गए। तो ये बिल्कुल जमीन पे नहीं होती है, ये जो वाटर वाली माइन होती है, जो पानी वाली समुद्र वाली माइन होती है, जमीन पे नहीं लगती है, ये ऐसे करके फंसा कर ऊपर की तरफ हवा में लगती है। जैसे मान लो गुब्बारा लग रहा हो, जैसे हम गुब्बारा पकड़ ले गैस वाला, तो उसको हम ऐसे पकड़ेंगे ऊपर की तरफ को खड़ा होता है, ऐसे ही ये माइंस होती है, हम समझ गए। तो इसके अंदर ये माइंस भी होंगी, है ना, इसके अंदर ये माइंस भी होने वाली है। फिर रिमोट कंट्रोल बंदूक भी होने वाली है इसके अंदर, क्योंकि मान लीजिए टॉर्पेडो से काम नहीं चला, किसी वजह से सबमरीन बाहर आ गई, तो क्या करेंगे, फिर जब सबमरीन बाहर आ गई तो बंदूक का इस्तेमाल किया जाएगा उनको मारने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो ये वाली सबमरीन है, ये वाली जो आपकी ये जो आपका क्राफ्ट है, ठीक है, ये जो आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, इसके अंदर लगाई गई है, समझ गए आप। तो ये किस लिए, मतलब लॉन्च किस लिए किया गया है, देखिए ये ना पूरी एक सीरीज लॉन्च की जा रही है ना, सीरीज लॉन्च की जा रही है इंडियन नेवी के लिए। इसमें टोटल 8 जो है आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप क्राफ्ट होने वाली है, शिप बोल दो या क्राफ्ट बोल दो, 8 होने वाली है, ठीक है। तो उसी सीरीज में एक और जो है लॉन्च की गई है, INS अनुरोध। ये किस लिए लॉन्च की गई है, जो इंडियन नेवी है ना, जो इंडियन नेवी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूती प्राप्त करने के लिए, ठीक है। देखो एक तरफ आप देखोगे चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी जो
नेवी की ताकत है ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो नेवी की ताकत इस समय पे है वो यूएसए से भी आगे कौन है, चाइना है, ठीक है। और हमको किससे लड़ना है, देखो यूएसए तो फिर भी बहुत दूर है ना, भले भले उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने की कोशिश करता है यूएसए, लेकिन है बहुत दूर। लेकिन हम तो बिल्कुल पड़ोसी पड़ोसी है ना, एक ही पानी है जिसके ऊपर लड़ रहा है वो, है ना, वो साउथ चाइना सी में भी लड़ रहा है, इधर इंडियन ओशियन में भी लड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो हमको जब उसको हटाना है, हमको जब उसको हराना होगा पानी वाले सेक्टर में, पानी वाले उसमें, क्योंकि देखो चाइना के पास सबसे ज्यादा ना सबमरीन ही है, सबसे ज्यादा जो है सबमरीन ही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बहुत सारी सबमरीन नहीं बना पा रहे, सबमरीन भी हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, लेकिन वो नहीं बना पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट बना रहे हैं, जो सबमरीन जो चाइना भेजेगा उनको मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जा सके। समझ गया आप? तो ये क्या होगा, जो हमारी इंडियन नेवी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम आएगा, उसको मजबूती करने के लिए काम आएगा, जो इंडियन बॉर्डर्स है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ग्राउंड वाटर ए वैल्यूएबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट निकाली गई है, ये एक रिपोर्ट निकाली गई है, किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है, एक स्टैंडिंग कमेटी है ना, एक स्टैंडिंग कमेटी है किसके ऊपर, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, एक स्टैंडिंग कमेटी है ऑन वाटर रिसोर्सेज। अब ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है पहले ये जानिए, फिर इस रिपोर्ट की बात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती हैं, ये हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद के अंदर होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज। ये अलग अलग कमेटीज बना दी जाती है जिनमें कुछ मेंबर्स होते हैं, जिनमें कुछ सदस्य होते हैं, और इनको जो है किसी एक चीज के ऊपर इनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर इनको फोकस करके पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करनी होती है इनको उसके ऊपर, और फिर सारा कुछ पता करके, है ना, सारा कुछ पता करके वो रिपोर्ट निकालते हैं, जिससे पता चलता है जो भी वहां पे काम कर रहे हैं लीडर्स और गवर्नमेंट को पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये जो चीज हम करने की सोच रहे हैं ये काम करने लायक है कि नहीं है ना, कोई ऐसी परेशानी है जो आ रही है बहुत ज्यादा, इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे नहीं बच सकते, क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है, ये सब चीजें पता चलती है, ठीक है। अब मान लीजिए सब जो लीडर होते हैं, लीडर तो बैठेंगे नहीं सारे कुछ पता करने, सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने, तो इसी वजह से ये जो कमेटीज होती है, स्टैंडिंग कमेटीज, ये बनाई जाती है, समझ गए आप। तो ये किसी भी चीज हो सकती है, मान लीजिए कोई लॉ आया है ना, कोई सरकार जो है लॉ पास करना चाह रही है, लेकिन वो कुछ अपोजिशन को पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, या तो उसे हटाने की कोशिश करते या फिर क्या बोलेंगे, सरकार बोलेगी बहुत जरूरी है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको लॉ जो आ रहा होगा इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास दे देंगे, और स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी, इसके ऊपर पूरा रिसर्च एंड डेवलप करेगी, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी लेगी, और फिर क्या बताएगी, जल्दी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सरकार ने कितने टाइम के लिए बोला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय लेते हैं ताकि अच्छे से पूरी जानकारी हो सके इनको, ठीक है। फिर इसको पार्लियामेंट को बताएगी कि देखो ये इसके नुकसान है, ये इसके फायदे हैं, जरूरी है कि नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। वो पूरी रिकमेंडेशंस देगी। बहुत सारी कमेटीज के अगर नाम सुने होंगे आपने, अगर पॉलिटी पढ़ी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा ना, वरना तो हम पढ़ाएंगे जब तो आपको बताएंगे, बहुत सारी कमेटी हैं जिनके नाम आपने जरूर सुने होंगे, समझिए आप। तो जैसे मंडल कमेटी थी, है ना, जिसको मंडल कमीशन बोलते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी मंडल कमीशन, बहुत सारी है, ठीक है। तो ये जो है जिसने रिपोर्ट निकाली है वो कौन सी है, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर निकाली है, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्राउंड वाटर अ वैल्यूएबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स। अभी ग्राउंड वाटर क्या होता है, ठीक है, वो वाला पानी जो जमीन के नीचे होता है, ठीक है, जो जमीन के नीचे होता है उस वाले पानी की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ हैंडपंप लगते हैं, नल जो लगते हैं, ठीक है, या ट्यूबवेल लगती हैं, ये क्या करती हैं, इनको नीचे खोदा जाता है, नीचे से पानी के ऊपर लेती है, तो जो नीचे पानी क्या बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि पानी का लेवल गिर गया, ठीक है, पानी का लेवल गिर गया, पहले 7 फुट पे था अब 9 फुट पे मिलने लगा, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो ये लेवल कैसे गिर जाता है, देखिए, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है ना, या फिर ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते, इसको बनाते हैं, जैसे मान लो ये आपकी, इसके नीचे नीचे ये हमारी जमीन है, उसके नीचे हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे कहीं ये पानी है अंदर, ठीक है, ये समुद्र वाला पानी नहीं है, अलग पानी है, ठीक है, ग्राउंड वाटर अलग होता है, समुद्र वाला नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि जो हम नल या ट्यूबवेल लगाते हैं वो समुद्र से पानी खींचते हैं, नहीं, वो समुद्र से पानी नहीं खींचते, वो पानी कहाँ से खींचते हैं, वो ग्राउंड वाटर से पानी खींचते हैं, जो जमीन के नीचे पानी होता है, ठीक है। तो ये जो क्या है आपका, ये हो गया आपका, ये ग्राउंड वाटर हो गया। तो हमने नल लगाया, तो हमने जैसे मान लो ये नल लगा दिया, ठीक है, तो ये यहाँ जो है इसकी यहाँ तक बोरिंग की जाएगी, तो ये पहले तो 9 पे था, ये 7 फीट पे था, ठीक है, 7 फीट पे था पहले तो ये, लेकिन अब क्या हुआ, हमने बहुत ज्यादा पानी निकाला, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से नल लगा लिया, ठीक है, ये छोटे से एरिया में तो होगा नहीं, बहुत सारे एरिया में फैला हुआ होगा, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्यूबवेल लगा ली, नल लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा, कम होने लगा, है ना, धीरे धीरे कम होने लगा पानी, क्योंकि लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रिचार्ज कैसे होता है, रिचार्ज मतलब उसमें दोबारा से पानी कैसे आता है, बारिश वगैरह और इन सब के थ्रू उसमें दोबारा से पानी आता है, लेकिन उसे भरने में बहुत समय लगता है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कितना पानी पहुंच रहा है, कितना बीच में रुक जा रहा है, वो सब चीजों को डिपेंड करता है। तो इसको रिचार्ज होने में, इसको दोबारा से फिल होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल इसमें से निकाला जो जा रहा है तो डेली बेसिस पे निकाला जा रहा है,
तो क्या होता है, ये जो पानी पहले 7 फुट ऊपर तक था वो नीचे गिर जाता है, ऊपर वाला खत्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो फिर इसका जो जो क्या हो जाता है, 9 फीट हो जाता है, पानी जो है 9 फीट तक गिर जाता है, समझ गए। तो ये जो पानी होता है ना, इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, है ना। तो अब क्या है कि ये जो ग्राउंड वाटर है इसको हम पीने वगैरह के लिए बहुत सारे आप सब कामों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड वाटर है ये वैल्यूएबल बहुत है, मतलब इसकी वैल्यू है ना, इसका प्राइस, इसकी ये जो है बहुत जरूरी है हमारे लिए, समझ लो। लेकिन ये डिमिनिशिंग है, मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है, इसके बारे में ही इस रिपोर्ट ने बात की है, ठीक है, कि हमारे लिए जरूरी तो बहुत है लेकिन ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है ना। अब ये खत्म क्यों हो रहा है, ये जो वाटर रिसोर्स हमारे पास है ग्राउंड वाटर वाला, ये खत्म क्यों हो रहा है, देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, जितनी जरूरत नहीं है तो ये समझ लो वेस्ट करने की वजह से, जो हम इसको जबरदस्ती वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, घर में पानी है ना, टंकी चल रही है, बाल्टी भर गई, पानी बह रहा है, हाँ, पाइप लगा हुआ है, पानी आया, ठीक है, जैसे मान लो मोटर वगैरह से पानी होता है, पानी भरा और आपने मोटर बंद नहीं करी, पानी बह रहा है, ऊपर टंकी भर गई, पानी गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई बंद ही नहीं कर रहा, ये सब क्या है, पानी वेस्ट ही तो हो रहा है, ये सब क्या है, पानी वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए तो कहते हैं पानी को हमको बचाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, जो क्या था, कैच द रेन, कैच द रेन करके एक कैंपेन लॉन्च किया था, किसने, हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने, उसमें मैंने सारा कुछ आपको बताया था, ठीक है। और वहां पे ग्राउंड वाटर की भी बात की थी मैंने थोड़ी सी। तो ये जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो रिपोर्ट है इसमें स्पेशली बात किया गया है एक्सप्लॉयटेशन जो किसानों के द्वारा किया जाता है, जो किसानों के द्वारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जितने की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा, है ना। और यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन हो रहा है जैसे कि पैडी की क्रॉप एंड शुगर केन। पैडी मतलब क्या होता है, जो आपकी मूंजी की खेती होती है ना। मूंजी मतलब, मूंजी क्या होता है, जो चावल निकलते हैं जिसमें से, वो मूंजी होती है, ठीक है। तो जो मूंजी की खेती होती है, अगर आपने किसी ने देखी होगी, होती हुई, नहीं देखी तो कोई ना कोई वीडियो देख लीजिएगा। जो मूंजी की खेती होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। ये समझ लो, जब मूंजी की पौधे लगाई जाती है ना, उस समय पे भी उसमें पानी होना चाहिए, उस खेत में जहां पे लगाई जा रही है, समझ रहे हो आप, वहां पे पानी होना चाहिए, और हम कभी पानी खत्म नहीं होना चाहिए मूंजी की खेती पे से, ठीक है। जो मूंजी का खेत है उसमें से, तो इस वजह से क्या है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है मूंजी की खेती में। वहीं पे शुगर केन मतलब गन्ना, जो गन्ना होता है वहां पे भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये दोनों ही चीज जिस जगहों पे होती हैं, जिन एरिया में, भारत के जिस एरिया में होती हैं, वहां पे क्या है, वहां पे जो है बहुत ज्यादा पानी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब ये कौन से वाले एरिया में दोनों ही चीज सबसे ज्यादा होती है, देखो नॉर्थ वाले एरिया में, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो पैडी मतलब जो आपकी मूंजी होती है, चावल की खेती, और शुगर केन गन्ने की खेती होती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब में बहुत होती है, हरियाणा में बहुत होती है ना। वेस्ट यूपी में होती है ज्यादातर। वेस्ट यूपी मतलब ये दिल्ली से लगा हुआ और हरियाणा से लगा हुआ वाला जो यूपी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। फिर साउथ में चले जाओ तो तेलंगाना में बहुत होती है ना। साउथ में तेलंगाना में बहुत ज्यादा इस चीज की खेती होती है। तो ये जो है, ये जो खेती होती है जिनमें बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में बहुत होती है, ठीक है। तो ये जो जगह है यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। जैसे पंजाब के बारे में तो आपने कितनी बार न्यूज सुन लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर भी अभी नया नया इस्तेमाल होना शुरू हुआ है ना, हरियाणा को छोड़ दो और यूपी को छोड़ दो तो, ठीक है। लेकिन पंजाब में तो इतने पुराने समय से, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ हुआ था, ठीक है, हरित क्रांति हुई थी, सब जब से पंजाब में तो हो रही, इन सब चीजों की खेती हो रही है। और पंजाब में तो कई बार रिपोर्ट आती है कि पानी का स्तर नीचे गिर गया, पानी का स्तर इतना नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार इन सब चीजों की खेती की जा रही है। और खेती करने की दिक्कत नहीं है, क्या खेती कर रहे हो तो फिर क्या खेती करना थोड़ी बंद कर देंगे? खेती तो ठीक है, लेकिन जितने पानी की जरूरत है उतना ही दिया जाए ना, उसे एक्स्ट्रा पानी क्यों दे रहे हो? ये लोग क्या करेंगे, ट्यूबवेल चला देंगे, पानी भर गया, फिर भी चल रहा है, लगातार चल रहा है, इधर वाले खेतों में गिर गया, इधर वालों में गिर गया, लेकिन पानी लगातार चल रहा है। तो जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल किया जाए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या है, ग्राउंड वाटर को नीचे गिराएगा, ठीक है। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हो, जितनी की आपकी जरूरत है, तो क्या होगा, आप वो लिमिटेड अमाउंट को तो आप नीचे नहीं गिरा सकते ना। जितनी की जरूरत है अगर आप उतना यूज कर रहे हो तो उसको तो आप कर सकते हो यूज, लेकिन जो वेस्ट कर रहे हो आप, जो खराब कर रहे हो पानी को, जो बहा रहे हो पानी को, उसमें दिक्कत है, ठीक है। तो इसने पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट है, इसने किस चीज के ऊपर फोकस किया है, खेती के ऊपर फोकस किया है। सरकार से क्या बोला है, सरकार की जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है, कौन सी, जैसे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है ना। फिर एक आपका डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कौन सा, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, कौन सा, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ये जो आपका डिपार्टमेंट है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए भी इसने बात करी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए क्यों करी है ये भी आपको बताऊंगा, पावर मिनिस्ट्री का यहाँ पे कहां से आ गया, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर की इसने बात करी है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसकी भी इसने बात करी है। ठीक है, इन सबसे क्या बोला है, इन सबसे बोला है कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ये जो ओवर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी को वेस्ट किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, बहाया जा रहा है ना, आपको इनके ऊपर काम करना चाहिए, इनके ऊपर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है पानी जो वेस्ट हो रहा है इसको बचाया जा सके। ठीक है, ये जो पानी वेस्ट हो रहा है इसको बचाया जा सके, इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ जो है स्टेप्स लेने चाहिए। अब इसने पर्टिकुलरली किस चीज की बात करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी लिखा है ना, तो इसने किस चीज की पर्टिकुलरली बात करी है, इसने बात करी है इधर सब्सिडीज दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो खेती है ना आपकी गन्ने की और ये जो मूंजी की चावल की खेती है, इसमें सब्सिडीज बहुत ज्यादा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ। सब्सिडीज मतलब छूट बहुत ज्यादा दी जाती है। ठीक है, चाहे वो पावर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं उनके ऊपर छूट हो, चाहे फर्टिलाइजर्स के ऊपर छूट हो, चाहे जो बीज होते हैं आपके सीड्स होते हैं उनके ऊपर बीज हो, तो ये जो सब्सिडीज है, ये जो सब्सिडीज है बहुत ज्यादा दी जाती है। इस वजह से पर्टिकुलरली बात करी गई है इन दो खेतियों के ऊपर। ठीक है, गन्ने की खेती और गेहूं की खेती पे इसीलिए पर्टिकुलरली बात की गई है, समझिए आप। क्योंकि देखो जैसे पंजाब में क्या है, बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है कि गन्ने जो है ज्यादा से ज्यादा उगाओ और बहुत ज्यादा सब्सिडी देंगे, जब तो वहां के फार्मर बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। क्योंकि क्या है, ये जो आपका बिजली का बिल कम देना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी स्टेट से सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पंजाब को मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे केस लिया है, पंजाब का खाली, है ना। वहां पे क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम आता है या फिर माफ भी कर दिया जाता है कई बार। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, फर्टिलाइजर्स जो कीटाणुनाशक इस्तेमाल होते हैं उनका भी बहुत कम आता है। उसके बाद जो लगाने का किराया वो होता है, जो आपके बीज खरीदने पड़ेंगे वो भी कम होते हैं, है ना। और देखो गन्ने का तो ऐसा है, बीज खरीदने की हर बार जरूरत भी नहीं होती है ना, बस थोड़ा सा एरिया छोड़ दो, उसी को काट के बीज की तरह लगा देते हैं, अगर आपने कभी गन्ने को बोते हुए देखा होगा। ठीक है, वरना बीज भी लेना चाहते हो तो उस पर भी आपकी सब्सिडी मिलती है। तो इनमें क्या है, ये जो है इनको और ज्यादा इंकरेज करती है कि हम इन खेतियों को ज्यादा करें, और जब ये इन खेतियों को ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है ग्राउंड वाटर का। यही दिक्कत है जो इस रिपोर्ट में मेंशन करी गई है, इसी के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है इन सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जी कृष्ण कुमार अपॉइंट्स एज चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। तो जी कृष्ण कुमार को क्या चुन लिया गया है, चेयरमैन चुन लिया गया है। देखिए ये एमडी पहले से थे, ठीक है, तो इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है, मतलब एक चार्ज इनके पास पहले से था और इन्होंने एक और चार्ज ले लिया है। ऐसे जब लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसका, एडिशनल चार्ज। तो पहले क्या थे, ये एमडी थे, ठीक है, अब ये क्या बन गए, चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो सीएमडी बन गए। सीएमडी मतलब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन सी कंपनी के, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मतलब ये किसकी जगह पे आए, ये आए हैं आपके अमित कुमार सिंह की जगह पे। किसकी जगह पे, अमित कुमार सिंह की जगह पे, जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट ले ली है और इनको अप्रैल 2025 तक के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। ठीक है, इनको अप्रैल 2025 तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया है। अब आप सोचोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों अपॉइंट किया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको क्यों चुना है। देखिए अभी हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे जहां आपको पता चलेगा क्यों। क्योंकि जो आपकी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, ये पीएसयू है, पीएसयू महारत्न पीएसयू। ठीक है, महारत्न पीएसयू। अभी महारत्न पीएसयू क्या होता है, पीएसयू तो मैंने आपको बहुत बार बताया पहले, पर महारत्न नहीं बताया, नवरत्न ये सब नहीं बताया आपको। ये क्या होते हैं, देखिए पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक आ गया, इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आती है, ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, जिनका मेजोरिटी स्टेक 51% तक का स्टेट है ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 51% का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, वो जो होती है वो आपकी पीएसयूज होती है। ठीक है, अब ये जो पीएसयूज होती है ना, इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट, जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो क्या है, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है, सबसे बड़ी होती है, वो क्या है, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है, वो है आपकी महारत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद मतलब ऐसे पूरे ये उसके बाद वो क्या है, सारी ये रत्न हो जाते हैं। ठीक है, महारत्न नवरत्न ये जो है, इनमें इन्होंने जो कंपनी है इनको कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो ये एक महारत्न है, जो आपकी भारत पेट्रोलियम है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपकी एक क्या है, नवरत्न है। अब पेट्रोलियम से लिमिटेड है, पेट्रोल की बात हो रही है, ये सारी बातें फायदा तो पहुंचाती होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये जो है आपकी कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी का काम है
रिफाइन करना। क्या रिफाइन करना? जो हम बाहर के देशों से तेल मंगाते हैं, कच्चा तेल, जो हम बाहर के देशों से क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना, उसको रिफाइन करना, रिफाइन करके उसको पेट्रोल डीजल बनाना और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन सब में बनाना। ठीक है, वो किसका काम है? वो है आपका, वो सारा काम कौन देखता है? वो सारा काम देखती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल मिलता नहीं है, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। हम बाहर से पेट्रोल डीजल थोड़ी मंगाते हैं, हम बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल मंगाओगे तो उसके और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी वजह से हम बाहर से, चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे रशिया हो गया, कहीं से भी मंगा रहे हैं हम लोग। ये क्या मंगाते हैं? इराक, ईरान, कुछ भी, वहां से हम कच्चा तेल क्रूड ऑयल मंगाते हैं और फिर उसको अपने यहाँ पे रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 रिफाइनरी आती है, इसके अंदर 3 रिफाइनरीज आती हैं, जो सबसे बड़ी रिफाइनरीज भी है इंडिया की। कौन कौन सी? पहली है आपकी वीना, जो मध्य प्रदेश में आती है। ठीक है, ये तीनों इसी के अंदर आएंगी जो मैं अभी बताने वाला हूं। पहली है वीना, वीना जो जगह है मध्य प्रदेश में वहां पे है। दूसरी कोची में है, कोची आप सबको पता होगा केरला में है। ठीक है, कोची केरला में है। तीसरी आपकी मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में, ये भी आपको पता होगा। तीसरी कहां है? मुंबई में, ये आपकी जो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इसकी जो सबसे 3 बड़ी रिफाइनरीज हैं जो इसके द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, वो है कौन कौन सी? वीना, कोची और मुंबई। ठीक है, अब ये जो कंपनी है, अगर इस कंपनी की बात करूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कैसे आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कब आई? मतलब कैसे नहीं, कब आई? 24 जनवरी 1976। कब? 24 जनवरी 1976, 1976। इससे पहले क्या थी कंपनी? इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था वर्मा शेल। क्या नाम था? वर्मा शेल। अब वर्मा क्या है? देखिए, वर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। तो वर्मा शेल इस कंपनी का नाम था। ये जो वर्मा वाला एरिया है और आपका आसाम वाला एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, ये कंपनी यहीं पे खुली थी। ठीक है, यहीं पे खोली गई थी और वहां पे रिफाइनरी का काम करती थी। फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज और एक्वायर कर लिया। कब? नेशनलाइज का मतलब सरकारी कंपनी इसको बना दिया। कब? 24 जनवरी 1976 में। ठीक है, तो इसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गई और ये पीएसयू बन गई। ठीक है, समझ गए ना? अब इसके हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और कोई पूछे इसलिए फाउंड कब की गई? देखिए, जब ये, पहले तो इसका नाम क्या था? पहले तो इसका नाम था वर्मा शेल। ठीक है, फिर इसका नाम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली तो इसका नाम क्या कर दिया गया? भारत रिफाइनरी लिमिटेड। फिर 1977 में, 1977 में इसका नाम ये किया गया जो फिलहाल है क्या? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फाउंड कब की गई, मतलब ये बनाई कब गई, तो आपको ये ब्रह्मा बोल रहा हूं, ये वर्मा वाली नहीं बतानी है, वर्मा शेल वाली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनलाइज किया वो वाली डेट बतानी है। ठीक है, 24 जनवरी 1976। इसके हेडक्वार्टर कहां है? इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जापान पीएम फूमियो किशिदा विजिट टू इंडिया। तो जापान के प्रधानमंत्री, जो जापान के पीएम है, क्या नाम है उनका? फूमियो किशिदा, जो इस समय के प्रधानमंत्री है,